नमस्कार। अच्छा, करियर का अगला स्टेप क्या होगा? प्रमोशन का क्या सीन है? जॉब चेंज कर लूं? ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना? आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही सटीक विधि से करियर के इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। हम बात करेंगे उस सटल कोड की जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की पूरी कहानी बता सकता है। चलिए, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ज्योतिषीय सलाह ली है, पर अक्सर ऐसा होता है कि करियर को लेकर की गई भविष्यवाणियां पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। तो ऐसा होता क्यों है? क्या ज्योतिषी गलत है, या शायद हम उसे देखने का तरीका गलत अपना रहे हैं? यही सवाल आज के इस विश्लेषण की नींव है। अब ये जो तस्वीर है ना, ये हम में से कई लोगों की कहानी है। करियर की राह में कंफ्यूजन, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, या ऑफिस पॉलिटिक्स का स्ट्रेस। देखिए, पारंपरिक ज्योतिष हमें कुछ जवाब तो देता है, पर वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। कभी कभी ना हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है, उस छिपे हुए कोड को क्रैक करना पड़ता है जो असल में सब कुछ चला रहा है। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर भविष्यवाणियां फेल क्यों हो जाती हैं। और इसकी जड़ है ज्योतिष को देखने का एक ट्रेडिशनल तरीका, जिसे हम कहते हैं स्थूल या ग्रॉस व्यू। देखिए, ज्योतिष में 10वां घर हमारे काम धंधे, हमारे करियर का होता है। और ज्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं? वो बस 10वें घर के राशि स्वामी को देखते हैं। मतलब उस घर का जो प्लैनेट मालिक है, बस उसे देख लिया। अब ये जानकारी ठीक है, काम की है, पर ये पूरी पिक्चर का सिर्फ एक मोटा मोटा, आप कह सकते हैं, ओवरव्यू है। इसीलिए प्रिडिक्शंस अक्सर पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती। तो फिर इसका हल क्या है? सॉल्यूशन है ज्योतिष को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरी नजर से देखने में। अब हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे, मतलब जनरल एनालिसिस से स्पेसिफिक एनालिसिस की तरफ। अब देखिए, असली मजा यहीं पर है। इस स्लाइड में सब कुछ साफ दिख रहा है। लेफ्ट में है ट्रेडिशनल कुंडली, ये है स्थूल दृष्टि, जहां हम बस पूरे घर को देख रहे हैं। लेकिन राइट साइड में देखिए, हम जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भाव संधि यानी कस पर जूम इन कर रहे हैं। बस यहीं पर वो असली राज छिपा है, और इसी को कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। तो ये राज है क्या? ये है कस्पल सबलॉर्ड, जिसे शॉर्ट में हम CSL या उप नक्षत्र स्वामी कहते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी एस्ट्रोलॉजी में यही असली बॉस है। इसको ऐसे समझिए, राशि स्वामी अगर मैनेजर है तो नक्षत्र स्वामी सीनियर मैनेजर है, लेकिन CSL वो कंपनी का CEO है। और फाइनल फैसला हमेशा कौन लेता है? CEO। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। सबसे बाहर की लेयर है राशि स्वामी, जो बस एक जनरल आइडिया देती है। थोड़ा और अंदर जूम इन करते हैं तो मिलता है नक्षत्र स्वामी, जो बात को और क्लियर करता है। लेकिन जो असली खजाना है ना, जो फाइनल डिसीजन है, वो सबसे अंदर वाली लेयर में छिपा है, और वो है सबलॉर्ड। यही फाइनल हां या ना बोलता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब लॉर्ड को यूज करके प्रिडिक्शन करते कैसे हैं? इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा सूत्र जो सब कुछ बदल देता है। ये 3 स्टेप सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और बहुत सिंपल भी। स्टेप 1, कोई भी ग्रह यानी प्लैनेट वो सिर्फ एक सोर्स है, वो बस एक प्रपोजल रखता है। स्टेप 2, उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी वो बताता है कि रिजल्ट क्या हो सकता है। लेकिन स्टेप 3 और सबसे जरूरी, उप नक्षत्र स्वामी वो फाइनल डिसीजन लेता है कि वो काम होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो अच्छा होगा या बुरा। इस एक लाइन को बस गांठ बांध लीजिए। ग्रह प्रस्ताव देता है, लेकिन उप नक्षत्र स्वामी ही उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। मतलब द प्लैनेट प्रपोजेस बट द सबलॉर्ड डिस्पोजेस। चाहे कोई ग्रह कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, अगर सबलॉर्ड ने मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। असली वीटो पावर इसी के पास है। बहुत बढ़िया, थ्योरी तो समझ आ गई। तो चलिए अब इस जबरदस्त ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, खास तौर पर अपने करियर, अपनी जॉब और प्रमोशन के लिए। बस एक बात याद रखिए, आपके करियर की पूरी स्क्रिप्ट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की पूरी कहानी आपके 10वें घर के कस्पल सबलॉर्ड यानी 10th CSL के हाथों में है। अगर हमें करियर का कोई भी राज जानना है तो सबसे पहले इसी को डिकोड करना होगा। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में करियर के लिए कुछ घर बहुत ही शुभ, बहुत फेवरेबल माने जाते हैं। दूसरा घर मतलब पैसा, छठा मतलब नौकरी, 10वां मतलब स्टेटस और इज्जत, और 11वां घर मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके गेन्स। जब भी आपका 10th CSL इन घरों से जुड़ता है तो समझ लीजिए करियर में तरक्की पक्की है। और ठीक इसी तरह कुछ घर करियर में परेशानियां भी लाते हैं। 5,
8 और 12। पांचवा घर नौकरी जाने का संकेत देता है। क्यों? क्योंकि ये छठे घर यानी नौकरी के घर से 12वां है, मतलब नौकरी का लॉस। 8वां घर रुकावटें और बेइज्जती लाता है, और 12वां घर तो है ही लॉस और खर्चों का। तो चलिए इसको एक साथ देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक तरफ है सक्सेस के घर 2, 6, 10, 11, जो पैसा, जॉब, स्टेटस और गेन्स देते हैं, और दूसरी तरफ है स्ट्रगल के घर 5, 8, 12, जो नौकरी में ब्रेक, रुकावटें और नुकसान दिखाते हैं। बस आपको यह देखना है कि आपका 10th CSL किस टीम के साथ खेल रहा है। आपका करियर उसी दिशा में जाएगा। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जानना है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, तो क्या करेंगे? आप अपने 10th CSL को देखेंगे। याद है वो 3 स्टेप सिस्टम? यहां 10th CSL हो गया सोर्स। अब आप देखेंगे कि इसका नक्षत्र स्वामी किन घरों को दिखा रहा है। अगर वो 2, 6, 10 या 11 में से किसी घर को दिखा रहा है तो ये हुआ रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है? जॉब कंफर्म्ड। तो आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हमें पारंपरिक स्थूल ज्योतिष से आगे बढ़कर सूक्ष्म यानी CSL को देखना है। दूसरा, गोल्डन रूल याद रखना है, फाइनल डिसीजन हमेशा सबलॉर्ड का होता है। तीसरा, करियर में तरक्की के लिए 2, 6, 10 और 11 घरों का कॉम्बिनेशन देखना है। और आखिर में 5, 8 और 12वें घरों से कनेक्शन का मतलब है कि आगे चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए, ये जानकारी सिर्फ एक शुरुआत है। ये एस्ट्रोलॉजी को एक नए, एक साइंटिफिक और ज्यादा पावरफुल तरीके से देखने का नजरिया है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपके अपने करियर का ये सूक्ष्म कोड आपके बारे में क्या राज खोलेगा? इस कोड को समझना अपने प्रोफेशनल फ्यूचर की चाबी पाने जैसा है। इस पर सोचिएगा जरूर। क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी यानी एक गवर्नमेंट जॉब के योग हैं? हर कोई ये जानना चाहता है। और अच्छी बात यह है कि केपी ज्योतिष हमें इसके लिए बहुत ही साफ, बहुत ही स्पष्ट संकेत देता है। तो चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये योग कुंडली में बनता कैसे है। सरकारी नौकरी के लिए जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम है वो आपकी स्क्रीन पर है। 10वें CSL का संबंध दूसरे, छठे और 10वें भाव से होना अनिवार्य है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यही भाव क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, दूसरा भाव किस चीज का है? धन का, आपकी सैलरी का। छठा भाव है आपकी सेवा का, आपकी रोज की नौकरी, आपका रूटीन। और 10वां भाव है आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका प्रोफेशन। तो जब किसी की कुंडली में प्रोफेशन का स्वामी धन और सेवा से जुड़ जाता है तो ये एक स्थिर, अच्छी सैलरी वाली नौकरी का एक मजबूत वादा बनाता है। पर क्या सिर्फ इन भावों का जुड़ जाना ही काफी है या इसमें ग्रहों की भी कोई खास भूमिका होती है? चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ भावों पर खत्म नहीं होती, ग्रहों का भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्व है। सरकारी नौकरी के लिए हम उन ग्रहों का प्रभाव देखते हैं जो सत्ता, अधिकार और प्रशासन के प्रतीक हैं। अब सोचिए, ग्रहों में राजा कौन है? सूर्य। सूर्य सीधे सीधे सरकार, अथॉरिटी और पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ग्रहों में सेनापति कौन है? मंगल, जो पुलिस, सेना, एडमिनिस्ट्रेशन और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए नियम यह कहता है कि अगर आपका 10वां CSL सूर्य या मंगल में से किसी के नक्षत्र में बैठा हो तो ये सरकारी नौकरी का एक लगभग अचूक, एक पक्का संकेत बन जाता है। और ये स्लाइड इस पूरी बात का सार है। इसे ध्यान से देखिए। 10वां भाव आपको सत्ता और अधिकार दे रहा है, छठा भाव उसमें सेवा का पहलू जोड़ रहा है। और जब इस शक्तिशाली कॉम्बिनेशन पर सूर्य या मंगल की, आप कह सकते हैं, एक शाही मोहर लग जाती है तो ये पक्का हो जाता है कि ये जो सेवा है, ये जो नौकरी है, इस सरकारी क्षेत्र में ही होगी जहां व्यक्ति को अधिकार और एक मजबूत पद दोनों मिलेंगे। चलिए ठीक है, नौकरी तो मिल गई, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति जीवन भर एक ही पद पर, एक ही सैलरी पर काम करना चाहेगा? नहीं। करियर एक सफर है जिसमें विकास होता है, पदोन्नति होती है और कभी-कभी उतार चढ़ाव और बदलाव भी आते हैं। तो अब हम करियर के इसी सफर को समझेंगे। हम देखेंगे कि प्रमोशन के योग कैसे बनते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि कुंडली में अस्थिरता या नौकरी छूटने जैसे मुश्किल दौर के संकेत कब और कैसे मिलते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये है सफलता और तरक्की का गोल्डन कॉम्बिनेशन। इसे बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा भाव मतलब धन में वृद्धि, आपकी सैलरी बढ़ेगी। छठा भाव मतलब नौकरी के हालातों में सुधार, बेहतर काम का माहौल। 10वां भाव मतलब आपके पद, आपकी इज्जत, आपके स्टेटस में बढ़ोतरी। और इन सब में जो सबसे जरूरी खिलाड़ी है वो है 11वां भाव,
ये है लाभ का भाव, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव। जब आपका 10th CSL इन चारों भावों यानी 2, 6, 10 और 11 से एक साथ जुड़ता है तो समझिए कि करियर में एक शानदार उछाल, एक बड़ी प्रमोशन लगभग तय है। ठीक है, तो कुंडली में पदोन्नति का वादा तो दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला जो तार्किक सवाल मन में आता है वो ये है कि ये होगा कब, क्योंकि समय ही तो सब कुछ है। हर कोई यही जानना चाहता है कि मेरी प्रमोशन की खबर कब आएगी, वो अच्छा दिन कब आएगा। तो इसका जवाब है दशा। आपकी पदोन्नति तभी मिलेगी जब उस समय चल रही महादशा या अंतर्दशा का स्वामी ग्रह इन शुभ भावों यानी 2, 6, 10 और 11 का फल दे रहा हो। लेकिन इस स्लाइड पर लिखी चेतावनी पर खास ध्यान दीजिए। क्या होगा अगर संयोजन में 2, 6, 10 तो हैं लेकिन 11वां भाव शामिल नहीं है? ऐसी स्थिति में आपको अधिक जिम्मेदारी मिल जाएगी, शायद एक बड़ा कैबिन भी मिल जाए, बॉस आपकी तारीफ भी करेगा, लेकिन जो असल प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि 11वां भाव ही आपकी मेहनत का असली मीठा फल है, वो इच्छा पूर्ति का भाव है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। करियर में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, समस्याएं भी आती हैं। तो ये क्यों होता है? जब 10वां CSL अशुभ भावों से जुड़ जाता है, यानी कि 5वां, 8वां और 12वां भाव, तब करियर में चुनौतियां आती हैं। 5वां भाव नौकरी में बदलाव का संकेत देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छठे भाव यानी नौकरी के भाव से 12वां है। 8वां भाव सबसे खतरनाक माना जाता है। ये अपमान, अचानक आने वाली बाधाएं या नौकरी छूटने तक का संकेत दे सकता है। और 12वां भाव तो है ही हर तरह की हानि और खर्चे का प्रतीक। लेकिन एक बात याद रखिए, नौकरी बदलना हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार ये तरक्की के लिए जरूरी होता है। ज्योतिष में ये एक 2 चरणीय प्रक्रिया है। पहला कदम, आपको पुरानी नौकरी छोड़नी होगी। इसका संकेत 5वें और 9वें भाव से मिलता है। देखिए, 5वां भाव छठे से 12वां है यानी सेवा का अंत, और 9वां भाव 10वें से 12वां है यानी पद का अंत। ये सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन ये एक जरूरी कदम है। इसके बाद दूसरा कदम आता है, नई नौकरी का मिलना, जिसका संकेत छठे और 10वें भाव से मिलता है। तो विश्लेषण करते समय ये देखना सबसे जरूरी है कि कौन सा कनेक्शन ज्यादा मजबूत है। अगर 6 और 10 ज्यादा मजबूत हैं तो बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होगा। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी दुविधा पर, जो खासकर युवाओं के मन में होती है। मुझे नौकरी करनी चाहिए या अपना खुद का व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि केपी ज्योतिष इस बड़े सवाल का भी हमें बहुत ही स्पष्ट और तार्किक जवाब देता है। ये स्लाइड इस चुनाव को एक तराजू की तरह दिखाती है। सारा फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपके 10वें CSL का झुकाव किस तरफ ज्यादा है। अगर 10th CSL का छठे भाव से मजबूत संबंध है, जैसा कि आप बाईं तरफ देख रहे हैं, तो आपका रास्ता सेवा या नौकरी का है। आप किसी के अधीन काम करने में ज्यादा सफल होंगे। लेकिन अगर इसका झुकाव 7वें भाव की ओर है, जैसा दाईं तरफ है, तो आपका रास्ता व्यापार और साझेदारी का है। आप जनता के साथ सीधे व्यवहार करने में, अपना खुद का काम करने में ज्यादा सफल होंगे। चलिए व्यापार के योग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 7वां भाव यहां सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साझेदारी, पार्टनरशिप और आम जनता के साथ आपके व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपका 10वां CSL यानी प्रोफेशन 7वें भाव से जुड़ता है और उसे दूसरे और 11वें जैसे धन और लाभ के भावों का आशीर्वाद भी मिल जाता है, तो ये एक सफल उद्यमी बनने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन बनाता है। पर एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति भी बनती है। क्या हो अगर 10वां CSL छठे और 7वें दोनों ही भावों से बराबर मजबूती से जुड़ जाए? तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक साथ 2 नावों की सवारी कर सकता है। वो सफलतापूर्वक एक नौकरी भी कर सकता है और साथ में अपना कोई साइड बिजनेस भी चला सकता है। बस शर्त यह है कि धन का भाव यानी दूसरा भाव भी इस संयोजन में शामिल हो। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कोई डॉक्टर जो दिन में अस्पताल में नौकरी करता है और शाम को अपना खुद का क्लिनिक चलाता है। आजकल बहुत से लोग विदेश जाकर काम करने, वहां बसने का सपना देखते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कुंडली विदेश में बसने और करियर के बारे में क्या कहती है। क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं? विदेश में करियर का जो सूत्र है वो भी बहुत सरल और तार्किक है। जब 10वां CSL यानी आपका करियर तीसरे, 9वें और 12वें भाव से जुड़ता है, तो विदेश यात्रा और वहां करियर बनाने के मजबूत योग बनते हैं। तीसरा भाव आपको अपना घर, अपना जन्मस्थान छुड़वाता है। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा करवाता है और 12वां भाव आपको एक विदेशी भूमि, एक अनजान माहौल में बसा देता है। तो जब करियर इन तीनों भावों से जुड़ता है
तो विदेश का रास्ता खुल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझिए। तीसरा भाव कहता है, अपना बैग पैक करो और अपने घर से निकलो। 9वां भाव आपको हवाई जहाज में बिठाकर एक लंबी यात्रा पर भेज देता है, हजारों मील दूर। और आखिर में 12वां भाव आपको एक नए देश में एक नया जीवन, एक नई शुरुआत देता है। और अक्सर इस कहानी का अंतिम अध्याय राहु या केतु की दशा में लिखा जाता है। ये दोनों ग्रह विदेशी चीजों के कारक हैं और इस घटना के लिए एक फाइनल ट्रिगर का काम करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इन सभी अद्भुत संयोजनों पर चर्चा की है, प्रमोशन के लिए, बिजनेस के लिए, विदेश यात्रा के लिए। लेकिन सिर्फ कुंडली में वादा होना ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि ये घटनाएं असल में घटित कब होंगी। टाइमिंग इज एवरीथिंग। और ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, घटना का समय निकालना। किसी भी घटना के समय को निर्धारित करने के लिए केपी ज्योतिष एक 3 चाबियों वाले ताले का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए कि एक ताला है जिसे खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत है और तीनों का एक साथ लगना जरूरी है। पहली चाबी है दशा, यानी प्रमुख ग्रह अवधि। दूसरी चाबी है गोचर, यानी ग्रहों की आकाश में वर्तमान चाल। और तीसरी और सबसे सूक्ष्म चाबी है रूलिंग प्लैनेट्स। जब ये तीनों चाबियां एक साथ सही जगह पर लगती हैं, तभी वो घटना घटित होती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है दशा। ये समय का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर आपकी कुंडली में प्रमोशन का कितना भी मजबूत योग क्यों ना हो, लेकिन दशा किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो प्रमोशन के भावों से जुड़ा ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो प्रमोशन नहीं मिलेगी। दशा ही सबसे पहले उस घटना के होने की संभावना का दरवाजा खोलती है। अगर दशा दरवाजा खोलती है, तो गोचर उस दरवाजे पर आकर घंटी बजाता है। ये है दूसरी चाबी। जब बृहस्पति और शनि जैसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह आकाश में चलते हुए आपकी कुंडली के उन भावों को सक्रिय करते हैं जिनका वादा दशा ने किया है, तब वो घटना असल में घटित होती है। दशा ने जो वादा कागज पर लिखा था, गोचर उस वादे को हकीकत में बदलता है। ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शन का शास्त्र भी है। अगर हमें पता चलता है कि कुंडली में कुछ कमजोरियां हैं, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? या कुछ किया जा सकता है? और इस सारे ज्ञान से हमें अंतिम निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं। तो क्या हम सिर्फ ग्रहों के हाथ की कठपुतली हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जहां भाग्य की एक भूमिका है, वहीं कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों को शांत करने या मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय सुझाता है, जैसे मंत्र जाप करना, दान पुण्य करना या रत्न धारण करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी उपाय हमेशा आपका कर्म ही होता है। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और अंत में केपी ज्योतिष का वो मूल मंत्र, वो सार वाक्य जो इस पूरे विज्ञान का आधार है। भाव का स्वामी भ्रमित कर सकता है, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता। भाव का स्वामी शायद आपको कुछ और दिखाए, नक्षत्र स्वामी शायद कुछ और इशारा करे, लेकिन जो अंतिम, सटीक और अचूक फैसला सुनाएगा, वो हमेशा सब लॉर्ड ही होगा। यही इस दिव्य विज्ञान की असली शक्ति है। उम्मीद है इस क्लास में आपने बहुत कुछ नया और उपयोगी सीखा होगा। हम अपने अगले सत्र में विवाह, संतान और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर इसी सटीकता के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।